नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की काफ़ी मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके हिंदी सारांश से कुछ बहुत अहम विचारों पर गहराई से बात करेंगे। ये किताब एक बड़ा ही दिलचस्प नज़रिया सामने रखती है। वो ये कि पैसा संभालना असल में गणित का खेल कम है और हमारे मन, हमारे व्यवहार का ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मतलब हिसाब किताब से ज्यादा ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो जो स्रोत है उसका मुख्य बिंदु यही है कि पैसे से जुड़े हमारे जो फैसले होते हैं ना, वो अक्सर एकदम तर्कसंगत यानी रैशनल नहीं होते। वो हमारी भावनाओं से, हमारे डर से, इच्छाओं से और शायद सबसे ज्यादा हमारे अपने निजी अनुभवों से प्रभावित होते हैं। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये सारांश इसी बात पर जोर देता है कि पैसे को लेके हर किसी का नजरिया देखिए अलग होता है। ये उनके अपने अतीत, अपने बैकग्राउंड पर टिका होता है। सोचिए ना, जैसे किसी ने अगर बचपन में आर्थिक तंगी देखी हो, है ना? हाँ, तो उसके लिए शायद बचत करना, पैसे बचाना सबसे जरूरी होगा। वो शायद बड़ा जोखिम लेने से कतराएगा। हाँ, डर लगेगा उसे। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने हमेशा पैसे देखे हैं, संपन्नता देखी है, तो वो शायद निवेश करने में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में ज्यादा सहज होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब एक ही घटना, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी आर्थिक मंदी आई, हाँ, तो वो दो लोगों पर बिल्कुल अलग मनोवैज्ञानिक असर डाल सकती है, सिर्फ उनके शुरुआती अनुभवों के फर्क की वजह से। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है सच्ची दौलत के बारे में। हाँ। और ये समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये हमारी आम सोच से थोड़ा हटकर है। सच्ची दौलत वो नहीं है जो दिखती है, मतलब महंगी कारें, बड़े घर या वो ब्रांडेड चीजें। हाँ, जो हम अक्सर देखते हैं। बिल्कुल। ये सब तो असल में खर्च का नतीजा है, पैसा उड़ाने का सबूत। असली दौलत तो वो है जो नजर नहीं आती। नजर नहीं आती मतलब आपकी बचत, आपका निवेश, पोर्टफोलियो, वो संपत्ति जो शायद चुपचाप बढ़ रही है, बैंक खाते में पड़ा पैसा, वो सब। जैसा हाउसल कहते भी हैं, दौलत बनाना अक्सर एक शांत, एक अदृश्य सी प्रक्रिया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे अमीरी समझते हैं वो बाहरी दिखावा, हाँ, वो असल में अमीरी का सबूत नहीं बल्कि कई बार तो शायद उसकी कमी का संकेत हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही हमें अगले अहम बिंदु पर लाता है, आपके व्यवहार का महत्व। अच्छा, व्यवहार। हाँ, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्रोत कहता है कि पैसे के मामले में आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने जानकार हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। मान लीजिए बहुत ज्ञान है पर लालच में आ गए और किसी ऊंचे रिटर्न के पीछे भागे, या फिर बाजार गिरा और डर के मारे सब बेच दिया, तो सारी समझदारी धरी रह गई। बिल्कुल। ये जो व्यवहारिक गलतियां है ना, ये आपकी सारी वित्तीय समझ पर पानी फेर सकती हैं। तो संयम रखना, धैर्य रखना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, ये गणित के फॉर्मूलों से कहीं ज्यादा कीमती है। और धैर्य की बात आई है तो समय की ताकत, मतलब कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका जिक्र कैसे ना हो। हाँ, ये तो जादू है एक तरह का, है ना। ये वो असर है जहां आपका पैसा वो खुद ही और पैसा कमाना शुरू कर देता है, और ये असर समय के साथ तेज होता जाता है, जैसे वो बर्फ का छोटा सा गोला जो पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते विशाल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस जादू को काम करने के लिए वक्त चाहिए और धैर्य। सारांश यही बताता है कि लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस प्रक्रिया को तोड़ देते हैं। हाँ, वो टिकते नहीं। वो बार बार पैसा निकालते हैं, डालते हैं, सोचते हैं मार्केट को टाइम कर लेंगे, जबकि कंपाउंडिंग का असली फायदा तो लंबे समय तक बस टिके रहने में है। वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया जाता है। उनकी ज्यादातर संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है। सोचिए, कमाल है। ये तो धैर्य का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, और लंबे समय तक टिके रहने का मतलब है बाजार के उतार चढ़ाव को झेलना सीखना। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत कहता है कि बाजार में जो गिरावट आती है या कभी कभी नुकसान होता है, उसे निवेश की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। हिस्सा मतलब उसे सजा या जुर्माना न समझें। बिल्कुल नहीं, उसे एक तरह से कीमत समझें। लंबी अवधि में जो बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है, ये उसकी कीमत है। एक तरह का एंट्री टिकट मान लीजिए। अच्छा, टिकट। हाँ, अगर आप ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत उठापटक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप लंबी अवधि के रिटर्न का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर मानसिक मजबूती बहुत जरूरी हो जाती है। यानी जोखिम और अस्थिरता को दुश्मन नहीं बल्कि खेल का हिस्सा मानना है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पैसे के असली मकसद की। क्या ये सिर्फ ज्यादा चीजें खरीदना है,
जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं? देखिए, किताब का एक जो मुख्य तर्क है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा चीजें खरीदना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि अपनी जिंदगी और अपने समय पर नियंत्रण पाना है। कंट्रोल। कंट्रोल? कैसा कंट्रोल? वो आजादी कि आप सुबह उठें और ये तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है, बिना किसी मजबूरी के। अच्छा। यही असली दौलत है। पैसे से मिली ये जो स्वायत्ता है ना, अपने फैसले खुद लेने की आजादी, ये खुशी और संतुष्टि का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज से हटाकर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाले एक साधन के तौर पर देखना। वाह। और अंत में कमाने और बचाने में संतुलन। हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। कमाना जरूरी है, जाहिर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और बचाए रखना, टिकाए रखना। मतलब सिर्फ कमा लेना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उसे संभाल नहीं पाए, सब गवा दिया। देखिए, संपत्ति बनाना एक बात है और उसे बनाए रखना, शायद पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और उसके लिए लगातार बचत, समझदारी से निवेश करते रहना जरूरी है। सिर्फ किस्मत या एक बड़ी कमाई काफी नहीं होती। तो इन सारी बातों का सार निकाले तो यही लगता है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता गणित से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। हाँ, बिल्कुल। एक सफल वित्तीय जीवन के लिए भावनात्मक संतुलन, अपने व्यवहार पर नियंत्रण, लंबी सोच और धैर्य, ये सबसे जरूरी औजार हैं। ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं है, नहीं, बल्कि पैसे के साथ एक सेहतमंद, एक टिकाऊ रिश्ता बनाने की कला एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ जरूर। तो क्या हमें दूसरों को वित्तीय सलाह देते समय या उनके फैसलों को समझते समय उनकी जो अपनी खास पृष्ठभूमि है, उनके जो अनुभव हैं, उनको ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है? शायद किसी और के नजरिए से सोचना, उनकी परिस्थितियों को समझना, हमारे आपसी व्यवहार को और हमारी सलाह देने के तरीके को शायद बेहतर बना सकता है। क्या ख्याल है?